Good afternoon, NB13 batch. This is lecture 18 for isomerism. Today is 27th October. I welcome everyone to this class. तो लास्ट टर्म पे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? लास्ट टर्म पे हम लोग एनाइसोमेरिक एक्सेस ये वाला आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे, और उससे पहले हम लोगों ने थोड़ा सा आर और एस के बारे में डिस्कस किया। ये बहुत बार हो गया है, तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। ये भी देखो, रोटेशन ऑफ द आई रहता है, तो 1 2 3 में रोटेशन लेते हैं। चौथे वाले को भूल जाना, चौथा वाला ग्रुप अवे फ्रॉम द व्यूअर रखते हैं, है ना। ऐसा पढ़ाया भी था लास्ट टाइम पे। लास्ट टाइम पे क्या पढ़ाया था? एलपीजी, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ रहता है? अवे फ्रॉम द व्यूअर रहता है। और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर अवे फ्रॉम द व्यूअर है तो क्लॉकवाइज वाली कंडीशन बन जाएगी आर, और एंटी क्लॉकवाइज वाली कंडीशन बन जाएगी, क्या बन जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज वाली कंडीशन एस बन जाएगी। तो क्लॉकवाइज मतलब आर और एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस। ये कंडीशन अपन लर्न कर लेंगे। लेकिन ये कंडीशन कब होगी? जब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अवे फ्रॉम द व्यूअर होगा। तो इन केस ऑफ फिशर, इन केस ऑफ फिशर प्रोजेक्शंस, वर्टिकल मतलब अवे फ्रॉम द व्यूअर रहता है। वर्टिकल मतलब क्या रहता है? अवे फ्रॉम द व्यूअर रहता है। और हॉरिजॉन्टल क्या रहता है? हॉरिजॉन्टल रहता है टुवर्ड्स द व्यूअर। तो वर्टिकल इज अवे फ्रॉम द व्यूअर एंड हॉरिजॉन्टल इज टुवर्ड्स द व्यूअर इन केस ऑफ फिशर प्रोजेक्शन। तो यदि अपना लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर वर्टिकल पे है तो जो ऊपर आंसर दिया है वो करेक्ट है, और अगर अपना लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है तो जो आंसर दिया है उसका उल्टा आंसर लेना। ठीक है। सो नाउ प्लीज वेट फॉर 1 मिनट। ओके। ठीक है, हो गया ये। अपन आगे बढ़े। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। ये तो हो गया, बहुत बार हो गया था, लेकिन फिर भी अगर जनता में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं किसी को, आगे बढ़ते हैं अपन। इसको करते हैं डिलीट। ये भी हो गया था। कमिंग टुवर्ड्स द व्यूअर, अवे फ्रॉम द व्यूअर। हाँ, ये अपन ने लास्ट टाइम पे फ्लिपिंग देखा था। तो दो टाइप का रोटेशन अपन ने देखा था। एक देखा था 180 डिग्री रोटेशन, एक देखा था 90 डिग्री रोटेशन, और एक देखा था फ्लिपिंग। फ्लिपिंग होने की वजह से कंपाउंड चेंज हो जाता है, आर का बन जाता है एस, एस का बन जाता है आर, फ्लिपिंग की वजह से। 180 डिग्री रोटेशन की वजह से क्या होता है? 180 डिग्री रोटेशन की वजह से कंपाउंड सेम सेम बन जाता है। और दूसरा कंडीशन था 90 डिग्री रोटेशन। 90 डिग्री रोटेशन की वजह से कंपाउंड अपना एनांशियोमर बना लेता है, आर बन जाता है एस, एस बन जाता है आर। तो इस पर किसी ने डाउट भी पूछा था, सर वो मिरर इमेज तो दिख नहीं रहा है, लेकिन वो आर का एस और एस का आर बन जाता है। किसी दूसरे पर्टिकुलर पोजीशन से मिरर लगा के देखेंगे तो वो वाला मिरर इमेज बनेगा। किसी भी कंपाउंड के दो ही फॉर्मेट रह सकते हैं, आर और एस, है ना। मतलब जैसे उधर कैसा था? सिस ट्रांस था, ईजेड था। तो तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होते ना, तो वैसे तीन ऑप्टिकल आइसोमर भी नहीं होते। या तो प्लेन पोलराइज लाइट को पॉजिटिव में डिवाइड करोगे, या तो प्लेन पोलराइज लाइट को नेगेटिव में डिवाइड करोगे। बस इतनी सी बात है यहाँ पे। ठीक है। सो दिस वाज आल्सो कवर्ड। कुछ क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस किया था अपन ने। अब मीजो के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मीजो में क्या पढ़ाया था? मीजो कंपाउंड की खुद की प्रॉपर्टी रहती है। मीजो में होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, और उसकी वजह से हो जाता है इंटरनल कंपेंसेशन। तो इंटरनल कंपेंसेशन होने की वजह से जितना डेविएशन जितना डेविएशन ऊपर के कार्बन एटम ने किया पॉजिटिव डायरेक्शन में, उतना ही डेविएशन नीचे का कार्बन एटम करेगा निगेटिव डायरेक्शन में। तो उससे क्या हो जाएगा? उससे वो कंपाउंड नॉन उससे वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने स्टेटमेंट लिखा भी था लास्ट टर्न पे, अभी भी लिख देते हैं। मीजो कंपाउंड्स और ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू, मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है? ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। इंटरनल कंपेंसेशन की वजह से मीजो कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाता है। इसमें कोई डाउट? मीजो वाली कंडीशन में किसी को कोई डाउट? कंपाउंड के अंदर ही प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। जनता से रिक्वेस्ट भी किया था कि जो पिछले लेक्चर्स थे उसमें जो 3 पॉइंट्स थे, उसमें जैसे सेकंड वाला पॉइंट है वो मीजो से रिलेट करता है, तो प्लीज उसको देख लेना, स्टडी कर लेना। डाउट है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। प्लीज कॉल मत किया करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो जल्दी रिस्पॉन्ड कर पाऊंगा मैं। बढ़िया, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, अपन आगे बढ़ सकते हैं। क्या हो रहा है ये? आर वी कनेक्टेड? प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू आर कनेक्टेड। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब अपन नया कंसेप्ट देख रहे हैं, इनाइसोमेरिक एक्सेस। तो याद करो लास्ट टाइम पे मैंने मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी की बात की थी।
यदि किसी भाई के पास में 51% शेयर्स होते हैं और दूसरे भाई के पास में 49% शेयर्स है, तो जिस भाई के पास ज्यादा है उसके पास कितने ज्यादा है, तो 2% ज्यादा शेयर्स है, 1% ज्यादा नहीं। हम क्या सोचते हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर ले, इक्वल कर देंगे, तो इक्वल नहीं करना है। आपको ये देखना है कि दूसरे वाले के पास पहले वाले से कितने ज्यादा है। ठीक है, तो एक कंडीशन इमेजिन करो, ये नहीं, एक कंडीशन इमेजिन करेंगे, बोर्ड पे लिखा जा रहा है ऑरेंज कलर में, ध्यान देंगे बोर्ड पे। अपने पास में दो कंपाउंड है, आर वाला है 80%, बिल्कुल हो सकता है ना, आर वाला 80% है, और एस वाला कितना हो जाएगा, फिर एस वाला हो जाएगा 20%, है ना। तो लाइट का डेविएशन हुआ आर की वजह से, और कितने आर की वजह से, 60% आर की वजह से। जो लाइट का डेविएशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, आर की वजह से हो रहा है। लेकिन कितने आर की वजह से हो रहा है, तो 60% आर की वजह से हो रहा है। क्यों, क्योंकि 20% एस ने 20% आर को कंपेंसेट कर दिया, और कंपेंसेट करने के बाद आर बचा कितना, तो 60% आर बचा, इसीलिए जो डेविएशन आएगा वो 60% आर की वजह से आएगा। ये चीज आज का नया कंसेप्ट है, सब लोग इसको ध्यान से समझेंगे। लाइट का डेविएशन हुआ आर की वजह से, और वो जो आर है वो 60% आर है, क्योंकि 20% एस तो 20% आर को कंपेंसेट कर देगा, कैंसल आउट कर देगा। कैंसल आउट कर देगा मतलब उसमें वहां पे वो चीज खत्म कर देगा, खत्म कर देगा मतलब उसका ऑप्टिकल एक्टिविटी जीरो कर देगा। तो देयरफॉर ओनली बिकॉज ऑफ 60% आर ऑप्टिकल एक्टिविटी विल बी विजिबल। ऑप्टिकल एक्टिविटी किसकी वजह से आएगी, 60% आर की वजह से आएगी। ठीक है, फिर इसमें दूसरा एक केस अपन ले लेंगे, इक्वल वाला, 50% आर 50% एस, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये वाली जो कंडीशन है 50% आर और 50% एस, इसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं इसको, रेसिमिक मिक्सचर। हम ऐसा बोलते हैं कि कंप्लीट रेसिमाइजेशन हैज टेकन प्लेस, कंप्लीट रेसिमाइजेशन हैज टेकन प्लेस। एक सेकेंड, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द होल मिक्सचर ऑफ द होल सॉल्यूशन विल बी जीरो। पूरे के पूरे सॉल्यूशन का ऑप्टिकल एक्टिविटी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा ऑप्टिकल एक्टिविटी पूरे के पूरे सॉल्यूशन का। तो उसके जैसे क्या हुआ, पूरा सिस्टम क्या हो गया, पूरा सिस्टम ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, एक्सटर्नली चीजें कंपेंसेट हो गई, आर और एस एक्सटर्नली ही कंपेंसेट हो चुके हैं, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द होल सॉल्यूशन विल बी जीरो। ठीक है ये चीज। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ये ऑरेंज वाला और ये ब्लू वाला इतना लिखना है, तो इसको जल्दी से लिख लो, ऑरेंज और ब्लू वाला जल्दी से लिख ले। चलो लिख लिया क्या, हो गया होगा, लिख लिया होगा जनता ने अभी तक। जो ब्लू कलर और ऑरेंज कलर में है उसमें किसी को डाउट है तो हाथ उठा के पूछ लो। ब्लू एंड ऑरेंज में कोई डाउट है तो प्लीज हाथ उठा के पूछ ले। वीरती मेहता डाउट पूछिए। हाँ सर, वो परसेंटेज कैसे डिसाइड होता? परसेंटेज अपन डिसाइड करते, आर और अभी जैसे सिस और ट्रांस रहता तो मार्केट में सिस टू ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन दो अलग अलग बॉटल में मिलता, तो वैसा ही आर टू ब्यूटेनॉल और एस टू ब्यूटेनॉल मार्केट में मिलता। अगर मैं दोनों का इक्वल क्वांटिटी मिक्स कर दूं और फिर प्लेन पोलराइज लाइट पास कर दूं, तो प्लेन पोलराइज लाइट में डेविएशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैंने आर का ज्यादा क्वांटिटी डाला और एस का कम क्वांटिटी डाला, तो वो आर के रिस्पेक्ट में डेविएट करेगा। अब वो आर के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव साइड भी कर सकता, निगेटिव साइड भी कर सकता, वो कंपाउंड पे डिपेंड करेगा। तो आर और एस दो अलग अलग कंपाउंड्स सेपरेटली मिलते हैं, अपन उसको मिक्स करके रख सकते हैं और उसका ऑप्टिकल एक्टिविटी पूरे सॉल्यूशन का बता सकते हैं। वीरती कमेंट करें।
यस सर, समझा। हाँ, अब इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज, किसी रिएक्शन में अगर आपका कोई प्रोडक्ट बन रहा है, सपोज 2 ब्यूटेनॉल प्रोडक्ट बना, और वो 2 ब्यूटेनॉल प्रोडक्ट, अब जैसे अब जब रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा तो क्या हो सकता है, 3 चीजें हो सकती है, या तो पूरा आर वाला बने, या तो पूरा एस वाला बने, या तो दोनों का मिक्सचर बने। तो इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस हमेशा मिक्सचर ही बनता है, फॉर मेनी रिएक्शंस मिक्सचर ही मिलता है। तो वो वाली रिएक्शन में जब आर और एस का मिक्सचर बना, तो हमें ये जानने में इंटरेस्ट रहता है कि आर वाला ज्यादा बना कि एस वाला ज्यादा बना। तो इसके लिए जो वो फाइनल प्रोडक्ट का मिक्सचर बना, कोई तो भी बीकर में रिएक्शन हुई होगी, कोई तो भी मीडियम में रिएक्शन हुई होगी, या तो फिर वो प्रोडक्ट खुद लिक्विड स्टेट में होगा। वो प्रोडक्ट को लेने का, पोलरीमीटर ट्यूब में डालने का, और उससे डेविएशन पता करने का। तो सपोज बहुत ज्यादा डेविएशन आया आर की वजह से, तो मतलब आर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी। जैसे ऐसा हो सकता है ना कि आर वाला बना 95%, तो एस वाला बनेगा 5%, तो डेविएशन आया 90% आर की वजह से। लेकिन अगर कंपेरेबल क्वांटिटी में बना 40% और 60%, तो 40% और 60% में डेविएशन दिखेगा सिर्फ 20% की वजह से। तो ऐसे ये वाली मेथड यूज करते हैं पता करने के लिए कि प्रोडक्ट कितना ज्यादा बना, मतलब कौन सा वाला प्रोडक्ट कितना ज्यादा बना। वीरती एक बार फिर से अनम्यूट करेंगे, दूसरी कंडीशन समझिए आपको। यस सर। ठीक है, थैंक यू। और कोई डाउट इसमें, हो गया ये? अभी इसको डिलीट करते हैं। अब ये जो कंसेप्ट लिखा है यहाँ पे व्हाइट कलर में बोर्ड पे, वो अपन पढ़ते हैं। एन एम्प्टी सैंपल ट्यूब और वन कंटेनिंग अकायरल मॉलिक्यूल विल नॉट रोटेट द पीपीएल। बराबर है, लॉजिकल बात बता रहा है, वो कॉमन सेंस वाली बात है। जो कंपाउंड में या तो ट्यूब खाली है तो वो डेविएशन नहीं शो करेगा, या तो अकायरल मॉलिक्यूल है तो वो भी डेविएशन शो नहीं करेगा। एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, एग्जांपल वन प्योर इनांशियोमर। एक प्योर इनांशियोमर मतलब या तो आर लिया या फिर एस लिया। जैसे मार्केट से सिर्फ आर की बोतल लेके आए या फिर सिर्फ एस की बोतल लेके आ गए, तो उसको बोलना प्योर एनांशियोमर। दोनों का मिक्सचर रहेगा तो उसको बोलना रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है। फिर विल रोटेट द पीपीएल, बराबर है। द अमाउंट द एनालाइजर नीड्स टू बी टर्न्ड टू परमिट लाइट थ्रू इट इज कॉल्ड द ऑब्जर्व रोटेशन अल्फा। तो याद है वो डायग्राम था, उसके अंदर एक ऐसा डिस्क के जैसा था। तो अभी डिस्क में से तो अंधेरा दिख रहा है, तो अपन डिस्क को घुमा के देखेंगे कि लाइट कहाँ से मिल रहा है। तो जितने एंगल थीटा पे या अल्फा पे जितना अपन ने घुमाया, वो अल्फा हमें बताता है कि कितना उसका डेविएशन बैठा। फिर उसका एक स्टैंडर्ड वैल्यू भी रहता है, उसको अल्फा नॉट बोलते हैं। तो वो अल्फा नॉट इन्होंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए 1 ग्राम/ml सॉल्यूशन लेना और 1 डेसीमीटर क्यूब का लेंथ का ट्यूब लेना। ठीक है। इफ द एनालाइजर इज रोटेटेड क्लॉकवाइज मतलब प्लस वाला मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इफ द एनालाइजर इज रोटेटेड काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस मतलब लीवो रोटेटरी। तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी कंपाउंड की खुद की प्रॉपर्टी है। आर और एस हमने मिलकर डिसाइड किया है, इस चीज का ध्यान रखें। और यहाँ पे एक ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप लोगों को पहले पढ़ाया था मैंने, बहुत पहले एकदम स्टार्टिंग में जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जस्ट स्टार्ट हो रहा था तब ये बताया था। ऐसा लिखाया था अल्फा इक्वल्स अल्फा नॉट, ये ऐसा नहीं लिखेंगे अपन, ये ऐसा बताया होगा आपको, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा नॉट इंटू कॉन्सेंट्रेशन इंटू एल। कॉन्सेंट्रेशन होता है ग्राम/ml में, और लेंथ होता है लेंथ ऑफ द पोलरीमीटर ट्यूब डेसीमीटर में। तो ये जो फॉर्मूला है और ये जो फॉर्मूला है वो सेम है। देख लो क्या लिखा है, स्पेसिफिक रोटेशन, ऑब्जर्व रोटेशन, कॉन्सेंट्रेशन और लेंथ ऑफ द ट्यूब। जितना ट्यूब का लेंथ बढ़ेगा उतना डेविएशन बढ़ेगा, जितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन बढ़ेगा उतना भी डेविएशन बढ़ेगा। ठीक है ये चीज। चलो इसमें डाउट, ये वाले स्क्रीन पे कोई डाउट? पूछ लो, प्लीज पूछ लो, मत पूछो, शांतनु पूछिए। तो बिना पोलरीमीटर के अंदर डाले हम पता नहीं कर सकते कि कौन सा कंपाउंड लीवो रोटेटरी है कौन सा डेक्स्ट्रो रोटेटरी? नहीं सर, पता नहीं कर सकते। उसका एक रीजन ये रहता है कि अब जैसे अपने को कोई दो कंपाउंड्स को डिफरेंशिएट करना है। अब जैसे आपके सामने रख दिया है ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन, तो उसके लिए कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट रहते हैं। वो कंफर्मेटरी टेस्ट अपन को बता सकते हैं कि कंपाउंड में डबल बॉन्ड किधर है। ठीक है। फिर जैसे ट्रांस टू ब्यूटेन और सिस टू ब्यूटेन है, तो क्या करते हैं, कंपाउंड को हीट करते हैं। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग रहेगा।
लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर्स जो रहते हैं उनका बिहेवियर का डिफरेंस सिर्फ लाइट की वजह से रहता है। जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में there is a difference in the arrangement of atoms and also there is a difference in melting point and boiling point। मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर में थोड़ा बहुत फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस आ जाता है, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर के टाइम पे डिफरेंस सिर्फ प्लेन पोलराइज लाइट के लिए ही देखने को मिलता है। उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा कंपाउंड्स के सेम सेम रहते हैं। जैसे आर वाले का और एस वाले का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी अगर सेम है तो अपन सेपरेट नहीं कर पाएंगे ना, तो इसलिए पोलरीमीटर ट्यूब ही यूज करना पड़ता है। दैट इज द ओनली मेथड टू डिफरेंशिएट द कंपाउंड्स। शांतनु क्लिक हुआ क्या? यस सर। ठीक है, तो लॉजिक यहाँ पे ये हो रहा है कि इसमें देखो एक यहाँ से कंसेप्ट डेवलप होता है अपने लिए कि कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो कंफर्मेटरी टेस्ट से हम बता सकते हैं कि वो कंपाउंड कौन सा होगा, उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, अल्केन होगा, अल्किन होगा या अल्काइन होगा। अल्कोहल वाला फंक्शनल, अब जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो पीएच पेपर पे या लिटमस टेस्ट पे वो एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा, है ना। तो वैसे बहुत सारे कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं और उनमें से ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट सिर्फ यही वाला है, प्लेन पोलराइज लाइट वाला। इसके अलावा कोई दूसरा कंसेप्ट नहीं है अपने पास में, क्योंकि उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स सेम रहते। कुछ एक दो कंपाउंड रहेंगे जिनका आर और एस का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट अलग रहेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सेम है। ठीक है, और कोई, और किसी को कोई कंसर्न इसमें, एनी डाउट्स? वीरती मेहता। सर ये नीचे C इज इक्वल टू मतलब उसका लिखा है, तो उसमें फॉर नीट लिक्विड्स क्यों लिखा है? कहाँ लिखा है नीट लिक्विड्स? ये वाइट वाले पार्ट में C का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन फॉर नीट लिक्विड्स। अच्छा, नीट लिक्विड मतलब वो प्योर लिक्विड रहता है। जैसे क्या होता है कि, हाँ ये वही वाली चीज, मान लो मैंने एनांशियोमर लिया 80% आर और 20% एस, तो मेरे को 60% आर वाले का ही कॉन्सेंट्रेशन लिखना पड़ेगा, पूरे का कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखूंगा ना मैं। जैसे मान लो आपके पास में 10 ग्राम है, लेकिन 10 ग्राम में से 8 ग्राम शो करता था पॉजिटिव वाला और 2 ग्राम शो करता था निगेटिव वाला, तो आपको वहां पे 6 ग्राम लिखना पड़ेगा। वो चीज आपको मन में या अलग से दूसरे फॉर्मूला से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर आप पूरा 10 ग्राम लिखोगे तो वो तो फॉर्मूला ऐसा अज्यूम करेगा कि आपने 10 ग्राम आर वाला लिया है और उससे आंसर मिलेगा। तो अच्छा पॉइंट पूछा आपने, नीट लिक्विड्स मतलब प्योर एनांशियोमर। कंपेंसेट होने के बाद कितना बच गया उसका कॉन्सेंट्रेशन लिखे। वीरती कमेंट करे। यस सर, ठीक है, गुड। समझा। चलो हो गया ये। और कुछ किसी को कोई डाउट इसमें नहीं है? बहुत बढ़िया, लेट अस मूव अहेड। शांतनु को डाउट है, शांतनु अनम्यूट। सर वो जो ऑब्जर्व रोटेशन और स्पेसिफिक रोटेशन है अल्फा और अल्फा नॉट, तो वो मतलब एंगल्स है? हाँ वो एंगल्स है, उसका यूनिट थीटा है। जैसे 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री। तो स्पेसिफिक रोटेशन मतलब 1 ग्राम ml कॉन्सेंट्रेशन के लिए 1 डेसीमीटर लेंथ की ट्यूब के लिए जो भी वैल्यू आएगी वो है अल्फा नॉट। वो कैसा रहता है कि जैसे ये फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, ऐसा पढ़ा होगा ना कि ये रहता है वोल्टेज इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू करंट, है ना। फिर उसको V इज इक्वल टू आई आर लिखते हैं। फिर आई क्या रहता है, सॉरी V इज इक्वल टू आई आर में आर क्या रहता है, आर रहता है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस रहता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ऐसा बोलते हैं ना उसको। तो वैसा वहाँ पे अपना कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अल्फा नॉट है। फिर रेजिस्टेंस डिफाइन कैसे करते हैं, द अमाउंट ऑफ करंट विच पासेस थ्रू अ वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट डिफरेंस, ऐसा कुछ तो भी रहता है ना। 1 एम्पियर करंट जाने को एक वोल्टेज वाले के साथ में जो वायर रेजिस्टेंस सप्लाई करेगा, जो वायर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, तो 1 ओम हो जाएगा। ऐसा 1 न्यूटन का भी डेफिनेशन रहता है। तो जो 1 वाली डेफिनेशन रहती है वो आती है स्पेसिफिक चीज़ों के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे स्पेसिफिक रोटेशन कब डेवलप करेंगे, जब कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 1 और लेंथ ऑफ द डेसीमीटर ट्यूब भी हो जाएगा 1 डेसीमीटर। तो मगर डायमेंशन से देखें तो फिर वो अल्फा का वो जो डायमेंशन है वो ये नहीं आता ना, मतलब बस थीटा वही, नहीं आता ना। बस वही बात है। तो डायमेंशनल एनालिसिस ना फिजिक्स तक की सीमित रखना। केमिस्ट्री में आगे फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले आएंगे जहाँ पे डायमेंशन नहीं बैठने वाले। ठीक है, ओके सर। मतलब लॉजिक आपका एकदम बराबर है। जो अल्फा का यूनिट है वो थीटा है, तो अल्फा नॉट
स्पेसिफिक वाले का और ऑब्जर्व वाले का, दोनों का थीटा थीटा कैंसिल हो गया, तो कॉन्सेंट्रेशन और लेंथ का यूनिट कहाँ गया, वो वैसे ही रखा है अपन ने। तो केमिस्ट्री में नॉट ऑल द फॉर्मूली आर फॉलोइंग डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। जब जब फॉर्मूले आते जाएंगे जो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं करते, तब तब बता दिया जाएगा। हाँ, फिर कैसा रहता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन रहते हैं वो, तो जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन रहते हैं उसमें वो लोग बराबर मैनेज करके देते। जैसे उसमें अल्फा का जो यूनिट रहेगा उसमें कॉन्सेंट्रेशन इनवर्स, लेंथ इनवर्स, ऐसा यूनिट लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन अपने यहाँ इतना नहीं चलता, वो अपन थीटा लिख देते और ख़त्म कर देते। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ जो है ये एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। ठीक है, अब ये जो परसेंटेज एनांशोमेरिक एक्सेस का फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे, ये वो फॉर्मूला है 51% और 49% वाला। तो दो भाइयों का कंसेप्ट हमेशा याद रखना, परसेंटेज एनांशोमेरिक एक्सेस मोल्स ऑफ वन एनांशोमर माइनस मोल्स ऑफ अनदर अपॉन टोटल। तो पहले भाई का कॉन्सेंट्रेशन कितना, पहले भाई के शेयर्स 51%, दूसरे भाई के शेयर्स 49%, तो 51 माइनस 49 मतलब 2/100, वो 2% हो गया। तो कितना एक्सेस है, तो 2% एक्सेस है। रेसिमिक मिक्सचर डी एंड एल आर इन इक्वल क्वांटिटीज, यदि सेम क्वांटिटी में रहते हैं तो ही रेसिमिक मिक्सचर बोलना, उसमें रहता है एक्सटर्नल कंपेंसेशन। ऑफन अ मिक्सचर ऑफ एनांशियोमर्स विल बी एनरिच्ड इन वन एनांशियोमर। एनरिच्ड इन वन का मतलब किसी एक की क्वांटिटी ज्यादा और किसी दूसरे की क्वांटिटी कम। तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा उसकी कितनी ज्यादा, तो कितनी ज्यादा दूसरे वाले से, इक्वल से नहीं। तो वो भाई के 2% शेयर्स, 1% एक्स्ट्रा नहीं, उसके 2% ज्यादा। कितने ज्यादा, दूसरे वाले से कितने ज्यादा, इक्वल वाले से नहीं। ठीक है, तो दो चीजें लर्न करना, रेसिमिक मिक्सचर में रहता है एक्सटर्नल कंपेंसेशन और मीजो वाले में रहता है इंटरनल कंपेंसेशन। और ये जो एनांशियोमेरिक एक्सेस एनरिच्ड वाला कंसेप्ट है, ये उसका फॉर्मूला। ठीक है, हो गया ये। एनी डाउट्स इन दिस, किसी को कुछ पूछना है इसमें? हर्ष का एक बार शायद हाथ उठाया था हर्ष ने, हर्ष कुलकर्णी है क्या, अनम्यूट करेंगे क्या? सर वो पिछले वाले स्लाइड पे आप सर एक बार पिछले वाले स्लाइड पे जाते। हाँ ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, अपन जाएंगे। हाँ सर, ठीक है, हाँ सर। चलो, इसमें कोई डाउट, कुछ पूछना है किसी को इसमें? ये लिख लो यार, ये लिख लो, अच्छी चीज़ है, ये काम में आएगा अपने। कोई फॉर्मूला वगैरह पे डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे, फाइनल एग्जाम में नहीं भी आया तो अपने यहाँ पे मेजर टेस्ट वगैरह में आते रहते, पेस वाले भी डालते रहते हैं मेजर टेस्ट में। और ये अच्छा कंसेप्ट है, इस पे असाइनमेंट में भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो ये चीज़ लिख लो। जो लोग लिख रहे हैं प्लीज हाथ उठाए। स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग प्लीज रेज योर हैंड्स। ठीक है, आई विल वेट। ठीक है, यहाँ पे ना मैं दो चीज़ें दो अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। यहाँ पे जनरल बातें डिस्कस करना चाहता हूँ जनता के साथ में। तो क्या है ना, पहले मैंने सोचा था कि यार अपन ना क्लास में पढ़ा देते जाएंगे और फिर जनता को लिखने के लिए बाद में बोल देंगे। यूट्यूब पे लेक्चर तो रहता ही है, तो नोटबुक में बाद में नोट्स लिख लेना और अभी सिर्फ समझ लो, लेकिन वो ना उतना इफेक्टिव होता नहीं है। क्या होता है कि एक चीज़ कोई समझ ले और अपन अपने हाथ से नोटबुक में लिख ले, भले ही रफ में लिखो, उस पर भी मैं बाद में कमेंट करूंगा, लेकिन
अगर अपन अपने हाथ से लिख लेते तो वो चीज़ का एक फील गुड फैक्टर डेवलप हो जाता है। इसलिए भी आई एम वेटिंग फॉर द स्टूडेंट्स टू राइट दिस डाउन। नहीं तो क्या होगा, मेरा टॉपिक जल्दी खत्म होगा तो ज़्यादा क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करा पाऊंगा, 2-4 क्लासेस भी कम हो जाएंगी मेरी। तो मेरे लिए तो बेटर ही है कि अगर पढ़ा दूं और आप लोग बाद में नोट्स लिखते रहे, लेकिन उससे ना फील गुड फैक्टर नहीं आता है टॉपिक का। सो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि क्लास में जब पढ़ा रहे और बोल दिया जाए कि लिख लो तो लिख लेना, थोड़ा सा लिख लिया करो। दूसरी चीज, नोट्स को बहुत ज्यादा ब्यूटीफाई करने की, डेकोरेट करने की, कलाकारी करने की जरूरत नहीं है। अपन 11th-12th में आ गए अभी, तो पॉइंट्स, हर पॉइंट नोट्स में होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों की ऐसी इच्छा रहती है, बहुत सारे लोगों का देखा भी है मैंने नोट्स की, वो अलग अलग कलर के पेन यूज करते हैं। दैट इज अ पर्सनल चॉइस, बट मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि रादर देन ब्यूटिफाइंग योर नोट्स, यू शुड हैव ईच एंड एवरीथिंग इन योर नोट्स। तो आपके नोट्स में हर चीज अगर मेंशन्ड है, जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है और जो भी क्वेश्चंस क्लास में लिए जा रहे हैं, दिस इज फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, तो वो चीज थोड़ा ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, और क्या बोलना था, बस इतना ही बोलना था। तो इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक है, अपन इसको डिलीट करते हैं और पीछे की स्लाइड पे जाएंगे। हर्ष अनम्यूट करेंगे, डाउट पूछेंगे। हाँ सर। सर वो आपने वो फॉर्मूला में बोला था कि जब 1 डेसीमीटर लेंथ रहती, वो एक बार रिपीट करते हैं हाँ हाँ प्लीज। हाँ हाँ श्योर। मैंने बोला था कि अल्फा नॉट मतलब स्पेसिफिक वाला कब आएगा। तो स्पेसिफिक अभी हाँ कैसा रहता है कि एक एंगल रहेगा, तो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस पे, आपको म्यूट किया है मैंने, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस पे अलग अलग एंगल दिखेगा, अलग अलग लेंथ पे भी अलग अलग एंगल दिखेगा। अब कोई बड़ी ट्यूब रहेगी, कोई छोटी ट्यूब रहेगी, कोई सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो उसका एंगल ज़्यादा आएगा, कोई सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा तो उसका एंगल कम आएगा। तो अपने को कुछ बेसिस लेना पड़ेगा ना, कुछ बेसलाइन लेना पड़ेगा, कुछ स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा। तो वो स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन लिया 1 ग्राम पर ml और लेंथ लिया 1 डेसीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर का छोटा भाग है वो, 1/10 ऑफ द सेंटीमीटर है, सॉरी 10 सेंटीमीटर है, 1/10 ऑफ द मीटर है। 100 मीटर रहते हैं ना, तो 100 मीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो लोगों ने सोचा कि 10 सेंटीमीटर की अपन ट्यूब ले लेते हैं। अपनी स्केल रहती है ना 15 सेंटीमीटर की, उससे थोड़ी छोटी ट्यूब है वो, 2/3 लेंथ की। तो वो 10 सेंटीमीटर की ट्यूब ले लेंगे, उसमें 1 ग्राम पर ml कॉन्सेंट्रेशन डाल देंगे, तो वो चीज़ बन जाएगा अपना बेस लाइन, अपना वो चीज़ हो जाएगा स्टैंडर्ड वैल्यू। जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वो ग्रेविटी वगैरह वाले सिखाते हैं, क्या क्या बताते हैं वो, जैसे कोई भी हाइट पे लो तो mgh लेते हैं, है ना। लेकिन उसके लिए भी आप लोगों ने सीखा है ना कि वो ग्राउंड को रेफरेंस लेते तभी जाके हाइट पे mgh आ जाएगा। अगर मैं मिडवे में बेसलाइन लेता हूं तो भी चलेगा, तो उससे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऊपर mgh/2 आ जाएगी। लेकिन फिर उसके ग्राउंड वाले पे, एकदम ग्राउंड पे -mgh/2 आएगी, है ना। तो डिफरेंस वो mgh ही मेंटेन होने वाला है। तो वैसे ही यहाँ पे सोचो, एक बेसलाइन लेना है अपने को, एक स्टैंडर्डाइजेशन लेना है जिसके रिस्पेक्ट में अपन चीजों को कंपेयर कर पाए। जैसे एटॉमिक मासेस के लिए हाइड्रोजन को 1 लिया गया है, फिर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बाकी सबके मासेस बताए और बाकी सबके वैल्यूज डेवलप किए गए हैं। तो वैसा ही यहाँ पे अल्फा नॉट जो है, स्क्वायर ब्रैकेट वाला अल्फा जो है, स्पेसिफिक रोटेशन जो है, वो स्टैंडर्ड है। हर्ष अनम्यूट, कमेंट। यस सर, समझ गया सर। ओके, थैंक यू। श्रेया प्लीज आस्क। सर जो स्पेसिफिक रोटेशन निकालने के लिए जो सॉल्यूशन लिया जाता है फिर वो कौन सा होता है? हाँ, तो वो 1 ग्राम पर ml वाला सॉल्यूशन रहेगा ना। तो हर मॉलिक्यूल के लिए, हर कंपाउंड के लिए अलग अलग रहेगा। सोचो, स्पेसिफिक रोटेशन ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। यूनिवर्सल कांस्टेंट होता तो मैं वैल्यू बता देता ना, जैसे फिजिक्स वालों ने बोल दिया भाई ग्रेविटी 9.8 ले लेना, अप्रोक्सीमेट करके 10 ले लेना, मैथ्स वालों ने बोल दिया पाई की वैल्यू 3.14 ले लेना, है ना। लेकिन ये चीज जो है ये मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल R2 ब्यूटेनॉल वाले का 30 डिग्री है, तो अगला अलग जो कंपाउंड रहेगा, जैसे 2 पेंटेनॉल रहेगा फॉर एग्जांपल, तो 2 पेंटेनॉल वाले का दूसरा वैल्यू आएगा, उसका अल्फा नॉट, उसका स्पेसिफिक वाला। तो वो चीज का एक लिस्ट रहता है। फिर जैसे अपन मॉलिक्यूल लेबोरेटरी में डेवलप करके देखते हैं, तो फिर वहां पे अपने को मिला 1 ग्राम कॉन्सेंट्रेशन के लिए 1 लीटर 1 डेसीमीटर लेंथ के लिए अगर मिला 30 डिग्री, तो वो टेबल में देखने का कि 30 डिग्री वाला कौन सा मॉलिक्यूल है, फिर बताते कि वो कंपाउंड XYZ ABC कंपाउंड हो सकता है करके। ये वैल्यू यूनिवर्सल नहीं है। श्रेया समझा? हाँ सर समझ। ओके। तो यहाँ पे और एक चीज अपन डिस्कस करेंगे, सब लोग ध्यान से सुने कि 2 टाइप के कांस्टेंट्स होते हैं। एक होते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट और दूसरे होते हैं लोकल कांस्टेंट, जिसको मैंने बताया, मैंने वर्ड डेवलप किया है लोकल कांस्टेंट। जैसे के का वैल्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में के का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। अब वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ऐसा ही वो न्यूटन का भी ग्रेविटी का वैल्यू है, कैपिटल G।
फिर वैसा स्मॉल जी का भी वैल्यू 9.81 है, पूरे अर्थ के लिए वो चीज कांस्टेंट लेते हैं अपन, है ना। लेकिन फिर कुछ रहते हैं लोकल कांस्टेंट्स। अब जैसे रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, तो वो उस वाले इक्वेशन के लिए, उस वाले वायर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी। फिर आपने और एक फॉर्मूला देखा होगा, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, तो उसमें रो डिफाइन करते हैं रेजिस्टिविटी। तो जैसे कॉपर का रेजिस्टिविटी अलग है, गोल्ड का रेजिस्टिविटी अलग है, तो वैसा 2 ब्यूटेनॉल का अल्फा नॉट अलग है, 2 पेंटानॉल का अल्फा नॉट अलग है, मीथेन का अल्फा 0 आएगा क्योंकि मीथेन अकायरल मॉलिक्यूल है। लास्ट वाले सेंटेंस पे गौर फरमाए, मीथेन अकायरल मॉलिक्यूल है, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, इसलिए उसका रोटेशन नहीं रहेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेविएट नहीं करेगा। सोचे इस चीज को। ठीक है, ये भी हो गया अपना एनान्शियोमेरिक एक्सिस। इस पे क्वेश्चंस वगैरह अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो एक ये एग्जांपल है यहाँ पे, तो ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ अ सैंपल ऑफ 2 ब्यूटानॉल इज इतना। तो व्हाट इज द एनान्शियोमेरिक एक्सिस, तो वो क्या बोलता है कि ऑप्टिकल रोटेशन एक सैंपल का 2 ब्यूटानॉल का प्लस 6.76 है, व्हाट इज द एनान्शियोमेरिक एक्सिस। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली कम दिया हुआ है यहाँ पे, कम दिया हुआ है मतलब और ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी उसने, ये वाली इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी। जहाँ से मैंने क्वेश्चन उठाया है पूरा नहीं उठाया मैंने। तो वो प्योर वाले का, जैसे ये जो है ना, ये स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द प्योर एनान्शियोमर, ये वैल्यू लेबोरेटरी में टेबल दीवार के ऊपर चिपका के रखते। तो ये वो है, अब जैसे कॉपर की रेजिस्टिविटी एक फिक्स वैल्यू होगी ना, गोल्ड की रेजिस्टिविटी एक फिक्स वैल्यू होगी, तो वैसे प्योर एनान्शियोमर की स्पेसिफिक रोटेशन फिक्स वैल्यू है। तो 2 ब्यूटेनॉल के लिए ये वैल्यू इतनी होती है 13.52, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगी। ठीक है, तो एक बार ये देख लो, ये वाला देख लो, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर एनान्शियोमर, और स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर एनान्शियोमर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहेगी। नहीं क्वेश्चन में गिवन रहेगी तो पेपर के स्टार्टिंग में से बहुत सारा जो डेटा गिवन रहता है उसमें रहता है वैल्यूज, और फिर उसके बेसिस पे अपन ने सॉल्व किया। फिर अपन ने देखा कि वो एनालाइजर था, वो एनालाइजर को अपने को 6 डिग्री से मूव करना पड़ा। फिर 6 डिग्री से मूव करना पड़ा मतलब वो एक्सेस वाला 6 आया तो 50% एक्सेस आया। ठीक है, तो 50% एक्सेस का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 50% एक्सेस। तो 50% एक्सेस, अब ये प्लस वाला है ना, तो प्लस वाला मतलब डी इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एल इज लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब प्लस वाला और लीवो रोटेटरी मतलब माइनस वाला। ठीक है, तो 50% एक्सेस कब आएगा, जब मैं डी वाला लूंगा 75%। अगर डी वाला अपन ले 75% और एल वाला ले 25, 100 माइनस 75 25 हो जाएगा ना, तो फिर डी वाले का 25% इज compensated by L वाले का 25% and the remaining 50% of D is contributing for optical rotation। एक सेकेंड, ठीक है, ये लिख लो, ये एग्जांपल लिख लो, ये एग्जांपल लिख लो। ये भी लिख लेना, क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है। शांतनु अनम्यूट। नहीं सर, मैं वही पूछ रहा था कि वो 13.52 कहाँ से आया था। हाँ हाँ हाँ, तो वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, यहाँ दे दिया अपन ने। ठीक है, तो इसको लिख लो। इसके बाद अपने को डायस्टेरियोमर डिस्कस करना है।
श्रेया प्लीज आस्क। सर आपने वो डी 75% एंड एल 25% कैसे डिसाइड किया? एल भी 75% ले सकते थे ना? देखो दोनों चीजों का एडिशन तो 100% होना चाहिए। हाँ एल भी 75% ले सकते थे बराबर, लेकिन क्वेश्चन में ना वो प्लस प्लस दिया है इसलिए। देखो एनान्शियोमेरिक एक्सेस में फॉर्मूला में वो क्वेश्चन में देखो प्लस 6.76 बोल रहा है। द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ अ सैंपल ऑफ 2 बुटानॉल इज प्लस, तो प्लस मतलब डी, प्लस मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब डी, माइनस मतलब लीवो रोटेटरी मतलब एल, ये फिक्स है। लेकिन डी वाला आर हो सकता है, डी वाला एस भी हो सकता, वो अलग कंसेप्ट। श्रेया समझा? यस सर। इस क्वेश्चन में गिवन था कि प्लस 6.76 लेना है, इसलिए मैंने पॉजिटिव वाले को ज्यादा लिया, तो डी वाले को ज्यादा लिया। ठीक है, ओके। तो इसको लिख लो, वेट करते हैं अपन लिखने के लिए। कितने लोग लिख रहे हैं अभी? ठीक है लिखे, जल्दी करें। चले आगे। हर्षद डाउट है क्या, या लिख रहे थे इसलिए हाथ उठाया था? सर लिख रहा था इसलिए। ठीक है ठीक है। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। अभी अभी नेक्स्ट आर्टिकल डायस्टेरियोमर, सिर्फ डेफिनेशन लिख लो अभी। डेफिनेशन लिख लो फिर एक्सप्लेन करते हैं। प्लीज राइट दिस डाउन, देन वी विल एक्सप्लेन दिस। तो डायस्टेरियोमर सुन लो क्या होता है। जैसे मिरर इमेज अगर है तो दो कंडीशन आती है ना कि सुपर इम्पोज होगा कि नहीं होगा। सुपर इम्पोज नहीं हुआ तो उसको बोलते हैं एनांशियोमर, सुपर इम्पोज हो गया तो उसको बोलते हैं सेम कंपाउंड। लेकिन यदि दो कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेजेस ही नहीं है तो उसको बोलेंगे डायस्टेरियोमर। लेकिन इसमें ध्यान रखें कि उसमें स्टीरियो आइसोमर बोलना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप तो क्या बोलोगे, चेन आइसोमर को भी डायस्टेरियोमर बोल देना क्या, पोजीशन आइसोमर को भी डायस्टेरियोमर बोल देना क्या, तो नहीं। जिनमें सिर्फ एटम्स का अरेंजमेंट, 3D ज्योमेट्री, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट एटम्स का डिफरेंट है, लेकिन वो एटम्स एक दूसरे के मिरर इमेज ही नहीं है, तो उसको बोलेंगे डायस्टेरियोमर्स। So diastereomers are the compounds which are not the mirror images of each other. Diastereomers are the stereoisomers which are not the mirror images of each other. ठीक है, तो कुछ पूछना है इसमें?
डेफिनेशन है, एग्जाम्पल देखेंगे अपन तो क्लियर हो जाएगा। ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टेरियोमर्स। लर्न कर लो, सिस ट्रांस एक दूसरे के डायस्टेरियोमर्स है। सिस ट्रांस एक दूसरे के डायस्टेरियोमर है। EZ भी EZ भी एक दूसरे के डायस्टेरियोमर्स है, इसको लिख ले। Cis trans and EZ are diastereomers of each other. Please wait 1 second. ठीक है, तो इसमें डाउट, डायस्टेरियोमर के डेफिनेशन में डाउट, ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टेरियोमर्स लर्न करेंगे। ई और जेड एक दूसरे के डायस्टेरियोमर रहते हैं, सिस ट्रांस भी एक दूसरे के डायस्टेरियोमर रहते हैं। और डायस्टेरियोमर में स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल, मिरर इमेज के लिए बोल सकते हैं। जो चीजें मिरर इमेज ही नहीं है उसके लिए सुपर इम्पोज होगा कि नहीं होगा ये सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है ये? क्या हो गया? ठीक है, आगे बढ़े। एनी डाउट्स, एनी कंसर्न्स? नो डाउट्स, वेरी गुड। तो अब 3 स्टेटमेंट्स में लिखवा के देता हूँ, वो लिख लो, लर्न कर लेना। ठीक है, आ गया, वो बाद में देखेंगे। ठीक है भाई, 3 स्टेटमेंट लिखा के दिए जा रहे हैं। ये है पहला स्टेटमेंट। ये दूसरा स्टेटमेंट। ये दिखता है क्या अभी जब मैं टाइप कर रहा हूँ तब दिखता है, या एंटर दबाने के बाद ही दिखता है? 2 स्टेटमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे तो प्लीज हाथ उठाओ, आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो। ओके, थैंक यू। सो डायस्टेरियोमर का डेफिनेशन लिख दिया, एनाइसोमर का डेफिनेशन लिख दिया, और उसके बाद में सेम कंपाउंड है ना, मतलब सेम कंपाउंड। सेम कंपाउंड मतलब नो आइसोमरिज्म। एक पर्सन खुद का भाई नहीं हो सकता ना, ऐसे थोड़ी बोलेंगे मैं मेरा ही भाई हूँ। सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट लिख लो, और ये 3 स्टेटमेंट घोट लेना, लर्न कर लेना। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। लर्न कर लेंगे इस चीज को। चले आगे, लेट अस मूव अहेड। कितने लोग लिख रहे हैं? जल्दी करें।
ठीक है, बस हो गया, आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ, अभी देखो ये एक एग्जाम्पल है। किसी ने डाउट पूछा था ना, आई गेस वीरती ने डाउट पूछा था कि वो पता कैसे चलेगा आर और एस कितना लेना है। तो ये एक एग्जाम्पल देखे अपन लाइफ का, अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला रिएक्शन देखने को मिल रहा है अपने को। तो लेफ्ट में जो कंपाउंड दिख रहा है ब्यूटेनोन है। ब्यूटेनोन एक अकायरल मॉलिक्यूल है। अकायरल मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि उसमें कोई भी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है। और उसको देखो अपन क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन से ऐड करा रहे हैं। तो निकल की प्रेजेंस में इसका हो जाता है हाइड्रोजिनेशन। ये जो एग्जाम्पल दिख रहा है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐड किया जा रहा है ब्यूटेनोन मॉलिक्यूल पे। तो देखो जो दो पिंक कलर के हाइड्रोजन है, वो एक हाइड्रोजन कार्बन पे लग गया, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे लग गया। उसकी वजह से क्या प्रोडक्ट बन गया? उसकी वजह से 2 ब्यूटेनॉल बन गया। तो 2 ब्यूटेनॉल जो है वो प्लस माइनस फॉर्मेट में बना। मतलब समझे वहां पे कि जब कायरल कार्बन बनता है तो याद है मैंने 3 कंडीशन बताई थी, या तो डी बनेगा, या तो एल बनेगा, या तो दोनों बनेंगे। और अगर दोनों बनते हैं तो इक्वल क्वांटिटी में बन सकते हैं, या फिर इक्वल क्वांटिटी में नहीं भी बन सकते। तो इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इक्वल क्वांटिटी में बन रहा है, 50:50% मिक्सचर आर और एस का बन रहा है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो फाइनल रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा, किसी कंटेनर में ये रिएक्शन होगी, किसी ब्यूकर ब्यूकर नहीं बीकर में ये रिएक्शन होगी। वो वाली रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट पोलरीमीटर ट्यूब में डालेंगे तो लाइट डेविएट नहीं करेगा, क्योंकि 50-50% मिक्सचर है। यहाँ पे क्या हुआ, कंप्लीट रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस। तो कंप्लीट रेसिमाइजेशन होने की वजह से मॉलिक्यूल जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब पूरा सिस्टम ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब राइट साइड में देखो ये मैकेनिज्म है, अपन थोड़ा इसको स्टडी कर लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। देखो क्या कर सकते हैं, या तो आप मॉलिक्यूल को, या तो अपन अपने मॉलिक्यूल को सीधा रखे या उल्टा रखे, है ना। तो जैसे आप आपके हाथ को इमेजिन करो, अपन कैसे स्कूल में प्लेज लेते थे, प्रतिज्ञा लेते टाइम कैसे अपन हाथ रखते थे, तो वैसा हाथ रख सकते सीधा, या तो फिर आप व्हाइट रीजन फेसिंग द स्काई ऐसा रख सकते हो। तो दो डिफरेंट फॉर्मेट्स हो गए हाथ रखने के। कल भी अपन ने टेबल पे हाथ रख के स्टडी किया था। तो वैसा इमेजिन करो कि एक मॉलिक्यूल में सीधा रखा है और एक मॉलिक्यूल में उल्टा रखा है। अब सीधा रखेंगे तो माइनस वाला प्रोडक्ट बना, उल्टा रखेंगे तो प्लस वाला प्रोडक्ट बना। तो वो चीज से हमें समझ में आया कि यहाँ पे कंप्लीट रेसिमाइजेशन हुआ, और कंप्लीट रेसिमाइजेशन होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि फाइनली कंपाउंड विल, फाइनली द सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, कंप्लीट रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस, इक्वल क्वांटिटी of both products R and S are formed. The solution optically inactive. The solution is optically inactive. पूरा का पूरा solution optically inactive है। ठीक है, और ये रिएक्शन का मैं नाम लिख रहा हूं यहाँ पे, हाइड्रोजिनेशन ऑफ कीटोन्स, एडिशन ऑफ H2 gas in presence of nickel metal। निकल मेटल इज कैटलिस्ट। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या है, निकल मेटल के प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेशन है। अब जब हाइड्रोजिनेशन होता है तो या तो सोचो ना, वो मॉलिक्यूल के ऊपर से हाइड्रोजन आके अटैक करेंगे, या तो नीचे से आके अटैक करेंगे। नीचे से अटैक करेंगे तो एक प्रोडक्ट बनेगा, ऊपर से अटैक करेंगे तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। तो इस वाली रिएक्शन में जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो ऑप्टिकली इनएक्टिव बना, दोनों का इक्वल क्वांटिटी बना। लेकिन कुछ रिएक्शंस में ऐसा हो सकता है कि प्रिफरेंस मिले। जो रिएक्शन में प्रिफरेंस मिलेगा उस रिएक्शन में एनांशियोमरिक एक्सेस वाला कंसेप्ट यूज करना। कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, एनांशियोमरिक एक्सेस। जैसे आर बना 70%, एस बना 30%, तो आर जो बना वो एक्स्ट्रा बना 40%, उसकी वजह से लाइट डेविएट होएगा, वो नीट वाला, NEAT नीट वाला। ठीक है, तो आई होप ये मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँ। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। ये रिएक्शन है, ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस अपने को आगे चल के देखने को मिलेंगे। शांतनु, तो ब्यूटानॉन में जिसपे ऑक्सीजन लगा है हाँ वो कायरल हो गया ना, एक जगह मिथाइल है, एक जगह इथाइल है, एक जगह ऑक्सीजन है, सारे तो ग्रुप्स अलग है। हाँ, तो इसलिए एक मिनट, ब्यूटानॉन में या ब्यूटानॉल में? तो ब्यूटेनोन, नहीं, ये वाली चीज ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, सॉरी, ये वाली चीज कायरल नहीं है, अकायरल है, क्योंकि कार्बन के चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए।
ओके सर, ओके सर। तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, बहुत अच्छा पॉइंट पूछा आपने। एक ब्लू कलर में स्टेटमेंट लिखेंगे अपन, बढ़िया। कायरलिटी इज डिफाइंड ओनली फॉर sp3 कार्बन। ये अपन ने तब नहीं डिस्कस किया था जब कार्बन की कायरलिटी एक्सप्लेन की थी, तब सिर्फ ये बोला था ना चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो चारों ग्रुप डिफरेंट होने के लिए 4 ग्रुप होना जरूरी है। ब्यूटेनोन में जो कीटोन वाला कार्बन है उसके सिर्फ 3 ही एटम्स दिख रहे हैं, एक जगह पाई बॉन्ड आ गया। तो चारों ग्रुप डिफरेंट होने के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन जरूरी है, चारों सिग्मा बॉन्ड जरूरी है। इसमें भी एक कंसेप्ट रहता है, उसको सूडो कायरल बोलते हैं, बट वो अपने सिलेबस में नहीं है तो अपन उसको स्किप करेंगे। वो भी एक अच्छा कंसेप्ट है, सूडो कायरल बोलते हैं इस चीज को। जो ब्यूटेनोन है ना वो सूडो कायरल है, तो अपन उसको नहीं देखेंगे। हम सिर्फ ये याद रखेंगे चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, और 4 ग्रुप होने के लिए sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की जरूरत है, चारों सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है, और कोई डाउट इसमें? एनी डिफिकल्टीज? ठीक है, और एक चीज मैं, हाँ तब मैंने एक चीज बताई ना, तो दूसरी चीज अभी याद आ गई तो बता देते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना बहुत सारी रिएक्शंस देखने को मिलेगी, और बहुत सारी रिएक्शन से ज्यादा उसमें क्या होता है, बहुत सारे कंसेप्ट इंटरलिंक्ड है। अपन ये नहीं सोच सकते, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में कैसा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिया, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लिया, काइनेटिक्स पढ़ लिया, उसमें भी रिलेशन है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक्स का इंटर रिलेटेडनेस बहुत ही ज्यादा है। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन, माय रिकमेंडेशन टू एवरीवन इज टू प्लीज फॉलो ऑल द लेक्चर्स। जैसे जैसे टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं सबका रिलेशन एक दूसरे के साथ में है। जब अभी इसके बाद आइसोमरिज्म के बाद हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा 11th-12th का सब कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाता है। तो अगर आप वो एक टॉपिक अच्छे से पढ़ लेते हो तो आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स है एकदम ईजी जाएंगे। तो प्लीज जो अगला टॉपिक स्टार्ट होगा 4-5 लेक्चर्स के बाद में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उस पर विशेष ध्यान दे। उसका जो भी होमवर्क मिलेगा उसको सिस्टमेटिकली डेली बेसिस पे सॉल्व करते रहे। ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस उसमें देखने को मिलेगी। एक टर्म होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसको बोलते हैं मैकेनिज्म, बहुत इंटरेस्टिंग चीज होता है। आपके सीनियर्स ने बोला होगा ऑर्गेनिक बहुत डिफिकल्ट है, नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, डिफिकल्ट है, मैं अग्री करता हूँ। लेकिन आप लोग उस पर मेहनत कर सकते हैं, और मेहनत कैसे करना है, जो जो मैं बोलता रहूंगा वो करते रहना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ रिएक्शन। ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस अपने को देखने को मिलेगी आगे। ठीक है, तो दैट्स इट। किसी को पूछना है इसमें कुछ, एनी डाउट्स? कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं पूछना है ठीक है। ठीक है, आज अपन थोड़ा 4 मिनट्स जल्दी एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।